कभी कभी इंसान इतने शातिर तरीके से अपने काम का अंजाम देता है कि पुलिस को भी अपराधी तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। इधर अपराधी को लगता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, पर वो शायद भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि पुलिस को भी अपराधी तक पहुंचने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। लेकिन पुलिस जब 2 साल बाद इस केस की खुलासा करती है, तो एक ऐसा सच्चाई खुल करके सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है छाता कोतवाली। छाता कोतवाली का कॉलोनी का एक रहने वाला भीखू और जयपाल। भीखू और जयपाल, जो दोनों की उम्र लगभग 42 से 45 वर्ष के बीच होगा। भीखू और जयपाल दोनों शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि दोनों ही बचपन के लंगोटिया यार हैं। भीखू और जयपाल की मैक्सिमम समय एक साथ ही गुजरता है। बात कर रहा हूं मैं 13 नवंबर 2021 को सुबह सुबह। भीखू अपने दोस्त जयपाल के घर पे जाता है और उसे कहते हैं कि चलो आज हम छाता नहर पे मछली पकड़ने चलते हैं। उसके बाद से भीखू और जयपाल छाता नहर के पास जाते हैं और वहां पे लगभग 1 घंटे कोशिश करते हैं। दोनों को मछली तो नहीं मिलती, लेकिन छाता नहर में पानी के ऊपर तैरते हुए एक सूटकेस दिखाई देता है। भीखू और जयपाल जब उस सूटकेस को देखता है तो दोनों के अंदर लालच आ जाती है। भीखू और जयपाल को लगता है कि शायद उस सूटकेस के अंदर काफी संपत्ति होगी। इसी लालच के चक्कर में आकर के भीखू और जयपाल उस सूटकेस को नहर से बाहर निकाल लेता है। नहर से बाहर निकालने के बाद तुरंत ही उस सूटकेस को ओपन करते हैं। लेकिन जैसे ही सूटकेस को ओपन करते हैं, दोनों की चीख निकल जाती है। दरअसल उस सूटकेस के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास। भीखू और जयपाल जैसे इस तरह की नजारा देखते हैं, वो डरते ही नहीं है, बल्कि परेशान हो उठते हैं कि कहीं इस केस में हम दोनों ना पकड़े जाएं। इसीलिए भीखू और जयपाल काफी समझदारी से कदम उठाते हैं और तुरंत ही इस बात की सूचना नजदीकी थाने में देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है और उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि महिला के गले पे एक निशान दिखाई देता है, जिस निशान को देख करके लग रहा था कि शायद उस महिला की गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता जिससे उस महिला की पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके। इसीलिए सबसे पहले पुलिस उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस मरने वाली महिला का शिनाख्त ना हो जाए, पुलिस इस केस को एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस मरने वाले महिला के शिनाख्त कराने के लिए अपनी तरह तरह की कोशिश करने लगती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाती। आखिरकार पुलिस उस महिला की अंतिम संस्कार कर देती है और उसके केस की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर देती है। फिर समय गुजरने लगता है, धीरे धीरे लगभग 2 वर्ष का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर हरियाणा प्रदेश के कलोन शहर का एक गांव पड़ता है अलापुर। दरअसल अलापुर गांव का तमाम व्यक्ति एक ठग गिरोह से काफी परेशान हो चुका था। ठग अलापुर गांव के लोगों के साथ में लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। इसीलिए आए दिन हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति नजदीकी थाने में जाता और कंप्लेन दर्ज कराता, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन भी काफी परेशान हो चुकी थी। पुलिस इस ठग गिरोह के बारे में काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस अब अपनी खबरियों को काम पे लगा देती है। तभी एक खबरी 3 जुलाई 2023 के सुबह सुबह थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ठग गिरोह इसी अलापुर के एक गांव में छिपा हुआ है। खबरी जैसे इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस एक प्लान बनाती है और 3 जुलाई 2023 की रात्रि के वक्त अलापुर गांव में जाती है और उस घर में रेड मारती है। पुलिस जब जाकर के उस घर का दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से एक महिला आवाज देती है, पूछती है कौन। इधर पुलिस उस महिला से झूठ बोलती है। पुलिस कहती है कि गांव में एक व्यक्ति के घर में आग लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अंदर से महिला जैसे इस तरह की जवाब सुनती है, तुरंत ही दरवाजा खोल देती है। लेकिन महिला जैसे ही दरवाजा खोलती है, पुलिस उस महिला को पकड़ लेती है और तुरंत ही घर के अंदर एंट्री कर जाती है। दरअसल उस घर के अंदर में 2 और व्यक्ति मौजूद थे,
जिसमें से एक का नाम है ललित और दूसरे का नाम है अजीत। जो महिला दरवाजे खोली थी वो कोई और नहीं बल्कि ललित की ही पत्नी भावना थी। पुलिस घर की तलाश लेती है तो उस घर में से कई सारे नकदी, बैंक अकाउंट, साथ ही साथ लोन का फॉर्म भरने वाला कई सारे कागजात मिलता है। पुलिस सारी चीजों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर इन तीनों से लोगों के साथ इस ठगी के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो ललित कहता है कि साहब हम लोगों को लोन दिलवाने के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं और उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं, बाद में ये करके टाल देते हैं कि तुम्हारे कागज में कोई कमी है। जब ललित इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता था, पुलिस ललित से पूछताछ करती है कि तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन शामिल है। तो ललित कहता है कि साहब एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हेमंत वर्मा। हेमंत वर्मा कोई और नहीं बल्कि ललित का ही साला है। हेमंत वर्मा जो पलवल के कृष्णा कॉलोनी के रहने वाला है। ललित जैसे इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस हेमंत वर्मा के घर पे जाती है और हेमंत को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। हेमंत जब थाने में पहुंचता है और अपने सामने जब अपने साथियों को देखता है तो उन्हें देखने के बाद हेमंत को भी समझने में देर नहीं लगता कि शायद अब सारा भंडा फूट चुका है। पुलिस हेमंत से पूछताछ करती है तो कि क्या तुमने इसके अलावा कोई और भी अपराध किया है। इसमें हेमंत एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद वाकई में खुद पुलिस वाला भी कुछ देर के लिए चौंक जाता है। हेमंत के पिता का नाम है राजेंद्र सिंह, माँ का नाम है सीमा देवी। हेमंत अपने माता पिता के इकलौता संतान है। हेमंत जब इस स्कूल में पढ़ाई करता है उसे अपने पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए हेमंत अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और उसके बाद से अपने जीजा के गिरोह में शामिल हो जाता है। लोगों के साथ में ठगी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करते रहता है। साल 2021 की जनवरी महीना में हेमंत का एक दोस्त उसे दिल्ली शहर लेकर के जाता है। हेमंत जब दिल्ली शहर में पहुंचता तो उसका दोस्त हेमंत को लेकर दिल्ली के जीबी रोड एक कोठा पे जाता है। उस कोठे पे जब दोनों पहुंचता है तो दोनों अपने अपने लिए एक एक लड़की का चुनाव करता है और फिर उसी जीबी रोड के कोठा नंबर पूरी रात गुजार देता है। हेमंत जिस लड़की के साथ अपनी पूरी रात गुजारता है उस लड़की का नाम है रितु। रितु जिसकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल के आसपास। हेमंत जब रितु के साथ पूरी रात गुजारता है तो रितु से बातचीत भी करता है। हेमंत रितु से पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पर पहुंची कैसे। हेमंत जैसे इस तरह की सवाल रितु से करता है तो रितु भी रोते हुए हेमंत को जवाब देती है कि दरअसल मैं एक लड़का से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो मुझे दिल्ली शहर में लेकर के एक होटल में रखकर उस होटल में मेरे साथ संबंध बनाया और रात को जब हम दोनों ने खाना खाया था उसमें मेरे खाने में कुछ नशीली चीज मिला दिया था, जिसे खाने के बाद मैं काफी गहरी नींद में सो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को इस कोठे पे पाया। दरअसल मेरे आशिक ने मुझे इस कोठे पे बेच करके चला गया। रितु इतना ही बात कह करके चीख चीख करके रोने लगती है। हेमंत जब रितु को रोते हुए देखता है तो उसे चुप तो कराता है, लेकिन हेमंत को कहीं ना कहीं रितु के ऊपर प्यार आ जाता है। उसके बाद से हेमंत जब भी जीबी रोड में जाता है रितु से ही मुलाकात करता है। रितु से बार बार मुलाकात करते करते आखिरकार हेमंत को रितु से प्यार हो जाता है। हेमंत रितु से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। एक दिन हेमंत रितु से अपने दिल की बात कह देता है। कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हेमंत जैसे इस तरह की बातें रितु से कहता था, रितु भी तुरंत ही हेमंत के गले लग जाती है। उसके बाद से हेमंत रितु के मालकिन को ढेरों सारे पैसे देता है और रितु को खरीद लेता है और साल 2021 के जनवरी महीने में अपने घर पे लाता है और फिर रितु से शादी कर लेता है। उसके बाद से हेमंत और रितु दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय जब गुजरता है बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय लगभग 7 से 8 महीने का गुजर जाता है उसके बाद से दोनों के बीच में खटास शुरू हो जाती है। उसके बाद से हेमंत और रितु के बीच में आए दिन हर रोज हर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। इधर रितु जब कोठे पर रहती थी तो उसे शराब पीने की लत लग चुकी थी, इसीलिए रितु जब हेमंत से शादी कर लेती है तो शादी के बाद भी शराब पीना नहीं छोड़ती। इधर हेमंत भी जब भी शाम के वक्त घर पे आता है साथ में शराब लेकर के आता है और दोनों साथ बैठ करके शराब पीते हैं। 12 नवंबर 2021 को भी हेमंत और रितु दोनों एक साथ ही घर में बैठ करके शराब पी रहे थे। तभी किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार जब झगड़े तकरार शुरू होता है दोनों के बीच में, हेमंत को इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही रितु की गला दबा करके हत्या कर देता है। रितु जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है तो उसके बाद से हेमंत
एकदम से डर जाता है। हेमंत को डर लगने लगता है कि अब शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी और वो जेल चला जाएगा। इसीलिए अब हेमंत अपने आप को बचाने के लिए उसी रात को ही अपने जीजा ललित के नंबर पे फोन करता है और अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। ललित को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी रितु इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है, ललित हेमंत को सुझाव देता है कि तुम अपनी पत्नी की डेड बॉडी मेरे घर पर लेकर के आओ, उसके बाद से हम कहीं ना कहीं ठिकाना लगा देंगे। उसके बाद से हेमंत अपने मम्मी पापा को जगाता है और अपनी पत्नी की हत्या के बारे में बताता है। अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं रितु की डेड बॉडी को जीजा के घर ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए उसकी डेड बॉडी ले जाने में मेरी मदद करो। उसके बाद से हेमंत के माता पिता भी एक सूटकेस लेकर के आते हैं, हेमंत को दे देते हैं और रितु के डेड बॉडी उस सूटकेस में भर करके हेमंत की मदद करते हैं। उसके बाद से उस सूटकेस को हेमंत अपने स्कूटी के पीछे बांधता है और उसी रात को अपने जीजा के घर लेकर के चले जाता है। हेमंत जब उस डेड बॉडी को लेकर के अपने जीजा के घर पे जाता है, उस बारे में अपनी बहन भावना से भी बताता है। उसके बाद से ललित अपने 4 व्हीलर निकालता है, रितु की डेड बॉडी को डिक्की में डाल देता है। उसके बाद से ललित और हेमंत दोनों उस गाड़ी को लेकर के मथुरा रोड पे रवाना हो जाता है और फिर उसी रात को ही छाता नदी के किनारे पहुंचता है और उस छाता नदी में उस सूटकेस को ले जाकर के फेंक देता है। उसके बाद से दोनों आपस अपने घर चले आते हैं। वाकई में हेमंत जब पूरी कहानी पुलिस वाले को बताते हैं तब पुलिस हेमंत के ही तहरीर पे मुकदमा दर्ज करके अल्लाहपुर पुलिस से पूछताछ करती है। अल्लाहपुर 12-13 नवंबर को एक महिला की डेड बॉडी छाता नदी से आप लोग को मिला था। पुलिस कहती है कि हाँ, हम एक महिला की डेड बॉडी तो मिला था, लेकिन उसकी कोई शिनाख्त ना हो पाने की वजह से हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस कहती है कि दरअसल हमने उस अपराधी को पकड़ लिया है। पुलिस जैसे ही अल्लाहपुर पुलिस वालों से कांटेक्ट करती है, अल्लाहपुर की पुलिस फिर से यहाँ थाने में पहुंचती है और विक्रम की तहरीर पे उसके माता पिता, विक्रम के बहनोई और उसके बहन, इस सबको अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।